Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about thyroid gland. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट थायराइड की डेवलपमेंट, जब थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है ना, तो वो बेस ऑफ टंग पे होती है। ठीक है, ये जो फोरमेन सीकम है ना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है। देन वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जो है बाय मींस ऑफ अ डक्ट नोन एज थायरोग्लोसल डक्ट, उससे वो हो जो अपनी इंटीरियर नेक में अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अब थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट क्या होगी कि जो ये वाली डक्ट है ना, जिसने थायराइड को, ठीक है, सबसे पहले बेस ऑफ टंग पे वो डेवलप हुआ ना, तो बेस ऑफ टंग से नॉर्मल पोजीशन पे थायराइड ग्लैंड को लाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया थायरोग्लोसल डक्ट ने। ठीक है, फिर बाद में ये जो है ये डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये परसिस्ट रह जाए, ठीक है, परसिस्ट रह जाए, इन्वोल्यूट ना करे, तो इसकी जो है वो डायलेशन हो जाती है, सिस्टिक डायलेशन हो जाती है, जिसको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कहते हैं। सो ये इंटीरियर नेक पे मैस के तौर पे हमें रिप्रेजेंट करती है। ये देखें, ये हमें इंटीरियर नेक पे मैस नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। सिमिलरली लिंगुअल थायराइड होता है हमारे पास। लिंगुअल थायराइड में क्या होता है कि जो थायराइड है ना, वो बेस ऑफ टंग पे यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, अगर वो यहीं पे रह जाए, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बेस ऑफ टंग पे ही रह जाएं, तो उसको लिंगुअल थायराइड कहते हैं। और ये हमें प्रेजेंट करते हैं बेस ऑफ टंग पे, हमें मैस नज़र आता है। ये देखिए मैस नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ थायराइड टिश्यू, जो हमारी बेस ऑफ टंग पे ही रह गया था। ठीक है, पूरा जो है वो इंटीरियर नेक पे माइग्रेट होके नहीं गया। नेक्स्ट इज़ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है कि जो T3 और T4 के लेवल्स हैं ना, वो राइज़ कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास TRH प्रोड्यूस होता है, वो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी से TSH प्रोड्यूस होता है। अब TSH जो है वो क्या करेगा, वो थायराइड के ऊपर जाके एक्ट करेगा और वहाँ से T3 और T4 जो है प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी कि तुम अपना जो है वो TRH और TSH कम कर लो, मैं ज़्यादा हो गया हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मली हो रहा होता है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन डेवलप हो जाए हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें जो है इंक्रीज लेवल हो जाते हैं थायराइड हार्मोन के, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो हमारे पास साइन सिम्टम्स आते हैं वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ TSH। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शंस होते हैं, जो हमारे पास T3 T4 प्रोड्यूस होता है, इससे उसका रोल क्या होता है, एक तो उसका रोल ग्रोथ में होता है, ठीक है, डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। इसके अलावा हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा करवाता है। सिमिलरली हार्ट कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स करवाता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड करता है और हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया करवाता है। ठीक है, थायराइड जो है वो हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया करवाता है। बीटा एडरेनर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा करवाता है, मतलब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इन्हांस करता है। इसी तरह इंक्रीज़ करता है विटामिन रिक्वायरमेंट्स को। सो दीज आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा कि ये सारे फंक्शन जो हैं वो इन्हांस कर जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी, क्योंकि सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, तो इंक्रीज स्वेटिंग होगी। सिमिलरली वॉमिटिंग, डायरिया होगा, हैंड ट्रेमर्स होंगे ड्यू टू इंक्रीज कैचिकोलामीन्स। ठीक है, और इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाता है। नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, इन लोगों को ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, टैकीकार्डिया होता है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम पैथोमा। थायरोग्लोसल डक्ट एंड लिंगुअल थायराइड आपने रीड कर लें। सो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन। रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase। ठीक है, इंक्रीज सिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि बीटा एडर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो गए हैं। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अब इन पेशेंट्स में, ड्यू टू इंक्रीज सिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होगा कि जो है हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है, स्वेटिंग होगी। इसी तरह जो है वो इनकी इंक्रीज एपिटाइट होगी, ठीक है, इंक्रीज एपिटाइट होने के बावजूद उनका वेट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। एरिथमियाज जो हैं वो हो रहे होंगे इनको, ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, ठीक है, ये होगा। स्टेरिंग गेज और लिड लैग होगा, ठीक है, डायरिया होगा,
और क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा है, ओलिगोमेनेरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होंगी, सिमिलरली हाइपर कैल्सीमिया होगा, बोन रिजॉर्प्शन हो रही होगी, और जो है डिक्रीज मसल मास विद वीकनेस होगी, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होंगे, सिमिलरली हाइपरग्लाइसीमिया होगा क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं, ग्लूकोज का लेवल्स ज़्यादा करवाते हैं और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो थायराइड हार्मोन कम करवाते हैं, ठीक है। सो जो ये सारी फीचर्स जो हैं ये ऑपोजिट होंगी इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। सो नेक्स्ट इज ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हमने कहा था कि टीआरएस जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम दैट ऑफ द हाइपोथैलेमस, देन क्या होता है कि वो प्रोडक्शन टीएसएस जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दैट ऑफ द पिट्यूटरी, और वो जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और T3 और T4 प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। टीएसएच रिसेप्टर होते हैं, टीएसएच रिसेप्टर जो हैं वो होते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। अब जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टीएसएच रिसेप्टर है, इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है ना इस नॉर्मल वाले टीएसएच को बाइंड नहीं होने देती और ख़ुद आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती रहती हैं कि तुम जो है वो T3 और T4 प्रोड्यूस करवाई जाओ, ठीक है। T4 और T3 के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं, इन्होंने टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, इनका काम भी वही है जो टीएसएच ने करना था, ठीक है। इन्होंने नॉर्मल वाले टीएसएच को बाइंड नहीं होने दिया, खुद जाके उसको स्टिमुलेट किया है और इंक्रीज़ करवा दिए, इंक्रीज सिंथेसिस करवा दिए T3 और T4 की, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स आएंगे, ठीक है। और इट इज़ मोस्ट कॉमन इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये ज़्यादातर ग्रेव डिजीज़ वुमेन में होती है, ठीक है, ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे, हाइपरथायराइडिज्म होगी, इसके अलावा डिफ्यूज टाइप ऑफ गोइटर होगा। दिस फिगर इज शोइंग यू डिफ्यूज टाइप ऑफ गोइटर। डिफ्यूज टाइप ऑफ गोइटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है ना वो इक्वली इनलार्ज, तो पूरा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो टीएसएच स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड हाइपरप्लेजिया हो गया और हाइपरट्रॉफी हो गई है और थायराइड इनलार्ज कर गया है, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूज गोइटर के अलावा हमें मल्टी नोड्यूलर गोइटर भी मिलता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं ग्रेव डिजीज़ में उनमें एक्सोफ्थेल्मोस नज़र आता है। एक्सोफ्थेल्मोस में क्या होता है कि इस तरह प्रोट्रूजन ऑफ आईज़ हुई होती है, ठीक है, बल्जिंग आईज़ नज़र आती हैं। नॉर्मल आई में क्या होता है कि आई मसल्स पड़े होते हैं, इसके अलावा फैट टिश्यू पड़े होते हैं और यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं, ठीक है, बिहाइंड द ऑर्बिट, ठीक है। अब जो टीएसएच रिसेप्टर जो हैं एक्टिवेट हुए हैं, जिन टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी हैं, ठीक है, वही टीएसएच रिसेप्टर जो हैं यहाँ भी पड़े होते हैं बिहाइंड द ऑर्बिट, ठीक है। अब वो भी जो है वो एक्सप्रेस हो जाएंगे और उनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज सिंथेसिस होगी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन, ठीक है, ज़्यादा वो जो है उनकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी, इन्फ्लामेशन होगी, फाइब्रोसिस होगा, एडिमा होगा, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि जो ये वाली आई है ना ये इस तरह आगे को फॉरवर्ड प्रोट्रूजन हो जाएगी इसकी, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोट्रूजन हो जाती है और इसी वजह से ड्यू टू इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन हमारे पास प्रीटिबियल मिक्स एडिमा हो जाता है। सो दिस इज प्रीटिबियल मिक्स एडिमा in grave disease due to increased deposition of glycose aminoglycans due to increased expression of TSH receptor behind the orbit. सो ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, फीचर्स क्या होंगे अब ग्रेव डिजीज़ के, हाइपरथायराइडिज्म होगी, डिफ्यूज गोइटर होगा, ठीक है। डिफ्यूज गोइटर क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट टीएसएच स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड हाइपरप्लेजिया हो गया और हाइपरट्रॉफी हो गई है। इसी तरह एक्सोफ्थेल्मोस और प्रीटिबियल मिक्स एडिमा नज़र आएगा। फाइब्रोब्लास्ट जो हैं बिहाइंड द ऑर्बिट एंड ओवरलाइन जो स्किन होती है वो एक्सप्रेस करते हैं टीएसएच रिसेप्टर। TSH एक्टिवेशन रिजल्ट्स इन ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन बिल्डअप, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस हो गया, एडिमा होगा, जिसकी वजह से एक्सोथैलेमस और प्रीटिबियल मिक्स एडिमा हो जाएगा। अब अगर हम ग्रेव डिजीज़ की हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें हमें क्या नज़र आता है, इसमें हमें इरेगुलर फॉलिकल्स नज़र आते हैं, ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स जो हैं वो वेरिंग साइजेस के नज़र आते हैं, ठीक है, और ये फॉलिकल्स
लाइन होते हैं बाय मींस ऑफ हाइपरप्लास्टिक कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, और इनमें पेपिला बन जाते हैं, पेपिलरी टफ्ट्स बन जाते हैं ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम। और हाइपरप्लेजिया क्यों हुआ है? ड्यू टू कांस्टेंट टीएसएच जो रिसेप्टर है उसकी स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो कोलाइड होता है ना वो स्कैंटी हो जाता है और स्कैलोप्ड हो जाता है, उसकी स्कैलोप्ड अपीयरेंस जो है वो नज़र आती है। सिमिलरली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो भी होती है और हमें क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स भी नज़र आते हैं ऑन हिस्टोलॉजी। So, irregular follicles with scalloped collide and chronic inflammation are seen on histology. अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसकी, ठीक है, हमने कहा इट इज़ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें हमारे पास T3 और T4 के लेवल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है, और TSH के लेवल्स क्या होंगे? TSH के लेवल जो हैं वो कम होंगे। इंक्रीज टोटल एंड फ्री T4, डिक्रीज TSH, ठीक है, क्योंकि T3 और T4 ने जब ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक देना है पिट्यूटरी को कि तुम कम हो जाओ, और हाइपोथैलेमस को कि तुम TRH कम जो है बनाओ। तो TRH और TSH दोनों के लेवल जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में हमें और क्या मिलेगा? हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया। हमने कहा था T3 और T4 के लेवल हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया करवाते हैं। सिमिलरली सीरम ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्यों देना? कि उसका जो टैकीकार्डिया हो रहा है, उसको ट्रेमर्स जो हो रहे हैं। इसके अलावा थायोमाइड एंड रेडियो आयोडीन अब्लेशन ये देते हैं। देन एक कंडीशन होती है थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म क्या होती है? कि स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया T3 और T4 का, और इसकी वजह से जो है वो फेटल कंडीशन होती है, इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जो है इंक्रीज़ जो है वो कैचिकोलामीन्स की वजह से क्या होगा कि ये कब होता है? जब कोई स्ट्रेस हो ना, फॉर एग्जांपल अगर सर्जरी हुई है, ये चाइल्ड बर्थ हुई है, उसकी वजह से जो है कैचिकोलामीन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और वो क्या करते हैं? वो इंक्रीज सिम्पैथेटिक एक्टिविटी करवा देते हैं, जिसकी वजह से इरिथमिया, हाइपरथर्मिया, वॉमिटिंग, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो जाता है और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। फिर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसका? प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं, हम बीटा ब्लॉकर देते हैं और स्टेरॉइड्स देते हैं। जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है ना, ये पेरोक्सीडेज मीडिएटेड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। हमारे पास जब थायराइड T3 और T4 हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही होती है ना, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करना होता है, वो कैटालाइज होता है बाय मींस ऑफ पेरोक्सीडेज। तो प्रोपाइथायोरेसिल उस पेरोक्सीडेज को जाके इनहिबिट करता है ताकि जो कपलिंग जो है वो थायराइड हार्मोन वही ना हो, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस ही ना हो, ठीक है। सो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ठीक है। हमने डिफ्यूज टाइप ऑफ गोइटर देखी थी जिसमें जो है गोइटर डिफ्यूजली इनलार्ज हुआ था, ठीक है। मल्टी नोड्यूलर गोइटर में क्या होता है कि इसमें इनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है और इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स नज़र आते हैं, और ये क्यों होता है? ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि जब आयोडीन जो है ना, आयोडीन क्या कर रही होती है? आयोडीन हमारे जो है T3 और T4 की सिंथेसिस करवा रही होती है ना, T3 और T4 में आयोडीन होती है, ठीक है। अब जब आयोडीन नहीं होगी, तो T3 और T4 की सिंथेसिस नहीं होगी, इनका लेवल जो है बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये जो है वो स्टिमुलस देंगे TSH को कि भाई हम तो कम हैं बॉडी में, तुम ज़्यादा रिलीज़ हो और हमें जो है बाहर निकालो, ठीक है, थायराइड फॉलिकल से। तो TSH क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है मैं ज़्यादा हो जाता हूँ, मैं तुम लोगों को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। TSH जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो ये काम तो कर ही नहीं सकता, वो T3 T4 को ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि आयोडीन ही नहीं है जिसने मेन जो T3 T4 बनाने हैं। तो T3 T4 तो ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन TSH ज़्यादा हो गया है। अब इसका एक फंक्शन ये भी था कि इसने थायराइड फॉलिकल के साइज़ को भी ज़्यादा करवाना था और उसका नंबर भी ज़्यादा करवाना था। अब ये वो वाला काम कर देगा कि थायराइड फॉलिकल के साइज़ और नंबर ज़्यादा करवा देगा, जिसकी वजह से जो है हमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा और हमें जो है इस तरह मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। सो ये कहानी होती है इसकी। और नो यूजुअली ये जो है यूथायराइड स्टेट होती है, नॉन टॉक्सिक यूथायराइड मतलब जो है ना तो हाइपरथायराइडिज्म हुई है ना हाइपोथायराइडिज्म हुई है, थोड़े बहुत T3 T4 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि TSH इंडिपेंडेंट जो है वो T4 रिलीज
जो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है और टॉक्सिक गोइटर डेवलप हो जाता है। ठीक है, T4 जो है वो इटसेल्फ ही रिलीज होना शुरू हो जाता है TSH इंडिपेंडेंट, और रिजल्टेंट क्या होता है, टॉक्सिक गोइटर। सो दिस पिक्चर इज शोइंग यू मल्टी नोड्यूलर गोइटर। ठीक है, इसमें देखिए मल्टीपल नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंट थी जिसकी वजह से जो है वो TSH ज़्यादा हो गया, और TSH ने जाके जो है वो थायराइड फॉलिकल्स को इनलार्ज किया, उसके साइज़ को भी और उसके नंबर को भी, और हमारे पास जो है थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल नोड्यूल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरथायराइडिज्म।